आंदोलन है, ये 7वां आंदोलन वास्तव में युग निर्माण योजना को साकार रूप देने के लिए है। और नारी जागरण आंदोलन जो है या नारी सशक्तिकरण वास्तव में कुछ नहीं, नारियां बहनें सशक्त होकर के युग निर्माण के कार्यों में जुट पड़े और अग्रणी भूमिका निभाते हुए जिम्मेदारी को वहन करने के योग्य बने और उस भूमिका में आए। बस कुल इतना ही है नारी सशक्तिकरण का अर्थ। और कोई भी योजना कभी भी अकेले भाइयों के द्वारा या अकेले बहनों के द्वारा कभी भी संपन्न नहीं हो सकती। ये हम सब लोग अपने स्वयं के जो रोजमर्रा के जीवन है या हमारा जो निर्माण का इतिहास है उसमें देखते हुए चले आ रहे हैं, बल्कि भाई और बहन कंधे से कंधा मिलाकर आपस में चलते हुए किसी कार्य को अंजाम देते हैं। चाहे वो यज्ञ कार्यक्रम हो तो यज्ञ संस्कार का कार्यक्रम, और चाहे रचनात्मक कार्यक्रम हो तो कोई भी कार्यक्रम हो, उसमें बहनों और भाइयों की बराबर की भागीदारी रहती है। तो अब बात ये आती है कि इतना ये जो प्रचंड संकल्प हुआ है, संकल्प तो सभी प्रकार के कार्यक्रमों का हुआ है, उसमें दीप यज्ञ संबंधी, संस्कार संबंधी सभी प्रकार के संस्कार, जिसमें पुंसवन संस्कार, जन्मदिन संस्कार से लेकर के बाकी जितने भी संस्कार होते हैं, षोडश संस्कार, सारे संस्कार उसमें सम्मिलित हैं। ये यज्ञ आयोजन से संबंधित है, संस्कार से संबंधित संकल्प हो गए। और उसके पश्चात विद्यालय से और महाविद्यालय से छात्र छात्राओं से संबंधित जो कार्य योजना होती है और उनसे संबंधित जो संकल्प हैं वो भी बहुत भारी भरकम है, बहुत ज्यादा। और ये होना भी चाहिए क्योंकि स्कूल कॉलेज की संख्या कितनी अधिक है, हमारे बाल पीढ़ी और युवा पीढ़ी की संख्या कितनी अधिक है। भारत की 65-70% जनसंख्या युवाओं से लदी हुई है। बच्चों को तो जानते ही आप। और जब तक नई पीढ़ी के निर्माण का काम चलता रहेगा, युवाओं को दिशा निर्देश देने का काम चलता रहेगा, तब तक तो समाज का, राष्ट्र का भविष्य उज्जवल है और वो सही दिशा में चलते चले जाएंगे और समाज में अमन चैन की जिंदगी रहेगी। लेकिन जिस दिन भी बाल पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को तराशने का काम बंद हो जाएगा या किसी भी कारण से बाधित होगा, तो निश्चित रूप से समाज का भविष्य जो उज्जवल नहीं हो पाएगा। और इसीलिए गायत्री परिवार के माध्यम से तो बहुत ही ज्यादा बाल पीढ़ी और युवा पीढ़ी को संवारने के लिए, उनके उत्कर्ष के लिए ढेर सारी योजनाएं हैं। तो बहनों ने जो संकल्प किया है, उन संकल्पों में ये सारे संकल्प सम्मिलित हैं। अच्छा, इतना ही नहीं, हम कुछ समय पहले जाएं, जब हम लोगों ने संकल्प किया था, आपको ध्यान होगा कि बहुत पहले ही हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में युग निर्माणी प्रदेश बनाने का संकल्प किया जा चुका है। ऐसा चिंतन और उस चिंतन के तहत प्रयास भी जारी है। लेकिन जब संकल्प प्रचंड होते हैं तो ऐसी स्थिति में उसकी गति जो है वो बढ़ जाती है, तीव्र से तीव्रतर हो जाती है, और होना ही पड़ेगा। और तब जाकर के ये बात आएगी, ये स्थिति आएगी। तो वंदनीय माता जी के जन्म शताब्दी वर्ष 2026 को लक्ष्य करते हुए ये जो संकल्प हुए हैं, हम लोग जो सोचते चले आ रहे हैं, और वो केवल 3 वर्ष अब शेष रह गए हैं, और 3 वर्षों में भी पूरे 3 वर्ष 365 दिन काम नहीं कर सकते हम लोग, कोई भी नहीं कर सकता, ये हम सब भली भांति जानते हैं। न तो पूरे 365 दिन विद्यालय में काम हो सकते हैं, न तो 365 दिन हम यज्ञ कर सकते हैं, दीप यज्ञ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। कोई ना कोई बाधा आती है। जब बरसात का समय आता है तो 4 महीने खेती का समय करके हमारे सब भाई बहन, खासकर जो ग्रामीण अंचल में रहने वाले हैं, वो काम में विराम लग जाता है अपने आप, छुटपुट काम चलते हैं। अभी जब गर्मी का मौसम आएगा, जब ग्रीष्मकालीन अवकाश हो जाएगी या प्रचंड गर्मी बढ़ जाएगी, तो बहुत सारे काम केवल गर्मी के कारण बाधित हो जाएंगे। स्कूल कॉलेज की परीक्षा होने वाली है और उसके बाद में फिर उनकी गर्मी की छुट्टी होती है, इस कारण से बाधित होने लगेगी। तो हम भली भांति जानते हैं कि 12 महीने में मुश्किल से यदि हम गणना करके देखें, अनुकूलताओं को यदि हम अनुमान लगाएं जिसमें हम काम कर सकते हैं भली भांति, तो वो अधिकतम 5-6 महीने से अधिक नहीं होते, उससे ज्यादा नहीं वो आंकड़ा बैठता। तो दिनों की गणना करने पर पाते हैं कि इसको आधा हो जाएगा, तो ये तो हमको 2026 लाने के लिए मुश्किल से ये हमारे पास
गणना के दृष्टिकोण से 1.5 साल का समय होता है, जिसको हम क्या कहना चाहिए, वर्किंग डेज जिसको कहते हैं ना, कार्य दिवस, जिस दिन हम कार्य कर सकते हैं, उनको देखने से कुछ ही केवल गतिविधियां हैं जो 12 महीने चल पाते हैं। सभी गतिविधियां 12 महीने नहीं चल पाती, क्योंकि ये हमारे शिक्षकों का ग्रुप बैठा है, या ये कह लीजिए कि बाल संस्कार शाला चलाने वाले या किशोर संस्कार शाला चलाने वाले, या हमारे वो परिजन जिन्हें पढ़ने पढ़ाने में रुचि है और इन गतिविधियों में विशेष रुचि है। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ऐसे भाई बहनी बहुतायत की संख्या में जुड़े होंगे, इसलिए हम स्कूल संबंधी, स्कूल पर केंद्रित, विद्यालय महाविद्यालय पर केंद्रित जो गतिविधियां हैं उनके संबंध में विशेष रूप से आज चर्चा करते हैं, और उसी के संबंध में विचार विमर्श करेंगे कि कैसे इसको आगे बढ़ाया जा सकता है और क्या किया जा सकता है। मैं अपनी बात रखूंगी, भाई साहब ने अपनी बात रखी, उसका विस्तार, लगभग विस्तार है ये, कुछ बातें अलग हो सकती है, और आप में से जो अपनी बात रखना चाहेंगे उनको 1-2 मिनट में पॉइंट को नोट करके आप रख लीजिएगा। जो बातें हम लोगों की बातों में नहीं आ पाएगी, नई नई बातें होंगी, उसको नए नए भाई बहन उसको रख सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा होगा, ताकि हम अंत में एक निर्णय पर पहुंच पाएंगे, जिसमें कि बहुतायत में अपने जो शिक्षक बंधु हैं या जो इसमें इस विधा में रुचि रखते हैं, वे लोग किस कार्य योजना को क्रियान्वित करने के लिए एकमत होंगे। तो सबसे पहली बात, जब छात्र छात्राओं से संबंधित योजना की बात आती है, एक है बाल संस्कार शाला, एक है किशोर संस्कार शाला। 2, बाल संस्कार शाला में हम जन्म दिवस मनाते हैं, किशोर संस्कार शाला में जन्म दिवस मनाते हैं। ये जो दोनों विधा है, बाल संस्कार शाला, किशोर संस्कार शाला, उसके संबंध में हम लोगों को एक स्थिति स्पष्ट हो जानी चाहिए कि ये बदलता नहीं है। हमारे बच्चे प्रति सप्ताह वही रहते हैं, ये नहीं बदलते, और इनको जितना भी हम वर्ष भर में 7 महीने, 8 महीने, 4 महीने, 6 महीने जो समय देते हैं प्रति सप्ताह, ये बच्चे वही रहते हैं, क्योंकि बदलते नहीं है। इसलिए इनकी सफाई और इनकी मंजाई धुलाई बहुत अच्छे तरीके से हो पाती है। दूसरी विधा है जिसमें इस साल ये शुरू हुआ है, वो स्कूल में बैगलेस डे के दिन नैतिक शिक्षा। तो बहुत से हमारे शिक्षक बंधु बहनें ऐसी होंगी जो बच्चों को बदलते नहीं हैं, नैतिक शिक्षा देने जाते हैं तो, लेकिन चूंकि ये अनिवार्य नहीं है, ये बदल भी सकता है। कभी आपने नैतिक शिक्षा के लिए किसी क्लास को चुन लिया, कभी किसी क्लास को चुन लिया, या बच्चे पुराने नए आ गए, पुराने हो गए, पहले वाले बदल गए, इस प्रकार से। तो ये कोई आवश्यक नहीं है कि नैतिक शिक्षा की क्लास लेने जाएंगे शनिवार को, वो बच्चे वही के वही रहेंगे। ये आप पर निर्भर करता है कि आपने किस प्रकार से अपने लिए निर्धारित किया है। जैसा निर्धारण किया होगा आपने उस प्रकार से होगा, पर ये चिन्हित करने की जरूरी है, ये जरूर करना चाहिए, क्योंकि केवल एक दिन किसी भी छात्र छात्रा को, बालकों को कोई एडवाइस देंगे, कोई शिक्षण देंगे, तो वो पूरा सार्थक नहीं हो पाता। उसके लिए जरूरी होता है कि उसको हम कई बार उसको दोहराएं, और दोहराएं का मतलब यही होता है कि भाई उनको फिर से मौका मिलना चाहिए। और ये कब होगा? ये तब होगा जब हमारे शिक्षक इसके लिए तैयार हो करके, बिल्कुल जैसे बोलते हैं छत्तीसगढ़ तेज पानी धर के, मतलब उसमें रेगुलरिटी चाहिए, नियमितता चाहिए। हर सप्ताह कम से कम एक बार तो उनसे संपर्क साधें और उनको जो भी देना है सामग्री वो दी जाए, तब ये बात बनेगी। लेकिन नैतिक शिक्षा वाली क्लास का स्वरूप ऐसा ही कुछ होता है, या कुछ और आप लोग करते होंगे, तो अपनी बात जब करेंगे तो समझ में आएगी, या आप लोग अपने चैट बॉक्स में लिख करके भी अवगत करा सकते हैं। इतनी बड़ी संख्या में सब लोग को बोलने के लिए तो शायद नहीं मिल पाएगा। तो ये नैतिक शिक्षा की क्लास है। अब नैतिक शिक्षा की क्लास के दिन ही, अर्थात शनिवार के ही दिन, हम एक दूसरा काम और भी कर सकते हैं स्कूलों में, और वो ये है, जो व्याख्यान होते हैं विविध विषय से संबंधित, वो विविध विषय कौन से होते हैं? वो विविध विषय बाल संस्कार शाला और किशोर संस्कार शाला की किताब में, या युवाओं के एक दिवसीय शिविर से संबंधित जो किताब है, जो सामग्री है, पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में ये भली भांति दिया गया है, जिससे हमारे बहुत सारे भाई बहन वाकिफ होंगे, जहां तक मेरा मानना है। योग को लेकर के, व्यायाम को लेकर के, स्वास्थ्य है, उनकी बुद्धि बढ़ाने की वैज्ञानिक विधि, मतलब उनकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए है, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक,
फिर राष्ट्र धर्म है, राष्ट्र प्रेम है, राष्ट्रीय चरित्र है, इन सब के, राष्ट्र के प्रति अपना धर्म कर्तव्य है, इन सब से संबंधित जितने भी विषय होते हैं, विशेष रूप से किशोर संस्कार शाला नामक मार्गदर्शिका का अवलोकन किया जा सकता है। और वो आप लोग को जरूर रखना चाहिए, हमारे सारे बहनों भाइयों को एक प्रति अपने पास, जिससे कि उसमें से मार्गदर्शन चाहे तो ले सकते हैं, उससे आपको बहुत सारी सामग्री मिलेगी। तो इन विषयों को हम व्याख्यान के रूप में स्कूलों में जाकर, चाहे वो हायर सेकेंडरी स्कूल हो और चाहे मिडिल स्कूल हो, वहां दिया जा सकता है। तो ये भी कब कर सकते हैं? कर तो सकते हैं सोमवार से शनिवार तक किसी भी दिन कर सकते हैं। इसमें कोई आवश्यक नहीं है कि आप केवल और केवल शनिवार को करें, बशर्ते कि स्कूल के शिक्षक या स्कूल के जो प्राचार्य हैं वो सहमत होते हैं तब, और उनको सहमत करना अपना काम है। ये अच्छा होगा कि व्याख्यान के लिए हम सोमवार से शुक्रवार तक के दिनों का चयन करें। ये तब हो सकेगा जब स्कूल के लोग, स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं स्वयं ही इसके लिए तैयार होंगे। हाँ, जो हमारे गायत्री परिवार के ऐसे कार्यकर्ता बंधु हैं जो किसी स्कूल कॉलेज के समय से बंधे हुए नहीं है, अर्थात वो जॉब में नहीं है, तो वो स्वतंत्रता पूर्वक कहीं भी किसी भी समय किसी भी स्कूल में जाना आना कर सकते हैं। फिर भी उनको एक तरह से जैसे गोद लेते हैं उस प्रकार से ले लेना चाहिए। और उस स्कूल के बच्चों को, कुछ बच्चों को सेलेक्ट करके ले करके उन बच्चों के ऊपर प्रयोग करके देखना चाहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य जब युग निर्माण, व्यक्ति निर्माण करना है, तो व्यक्ति निर्माण करने के लिए थोड़ा ज्यादा ही फोकस करना पड़ेगा और शिक्षकों की संख्या को ही बढ़ानी पड़ेगी, ये भी जरूरी है। तो एक तो ये हो गई बात कि हम व्याख्यान करें, उनके बीच में व्याख्यान के लिए समय निकालें, व्याख्यान करने में समय दें, एक बात। दूसरी बात, इसके साथ अब संस्कारों की बात आती है अलग से। तो संस्कार में जन्म दिवस संस्कार, आप लोगों ने कई ऐसे मिशनरी स्कूलों में देखा होगा, मतलब युग निर्माण योजना के तहत जो हमारे स्कूल हैं, मिशन के स्कूल हैं, उन मिशन के स्कूलों में भी जन्मदिन मनाया जाता है। हमारे बाबूजी थे बहुत प्रतिष्ठित, अभी 1 वर्ष पहले जिनका देहांत हो गया, देहावसान हो गया, डॉक्टर मढ़रिया बाबूजी। अंत समय तक उन्होंने, कोरोना के समय में ही केवल गैप हुआ था, अंत समय तक बाबूजी ने ये काम किया। वो प्रतिदिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं जाते थे, भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा से विशेष रूप से जुड़े हुए थे, और स्कूलों में जा करके वो जन्म दिवस संस्कार सामूहिक रूप से करवाने का काम करते थे। और भी टीचर्स ऐसे हैं जो लोग करते हैं। तो पहले से तो सब लोग नहीं करते थे, मैं अपील करूंगी इसके ऊपर विचार कीजिए, और ये बहुत कारगर है, इसको मैंने खुद करके भी देखा है। एक स्कूल में कहीं 400, कहीं 600, कहीं 100 और 1200, 1000 और 1200 ऐसे वहां पर स्टूडेंट्स होते हैं। इतनी संख्या में जहाँ विद्यार्थी होते हैं, तो 12 महीने में जनवरी से लेकर दिसंबर तक उन बच्चों का जन्मदिन कभी ना कभी तो आएगा। अब जब स्कूल में ग्रीष्मकालीन अवकाश रहता है उसको छोड़ दीजिए, उन स्कूलों में उन महीनों में हम ये नहीं कर सकते, लेकिन बाकी दिन जब स्कूल लग रहा है तब ये काम किया जा सकता है। और वो है संस्कार दिवस मनाना। संस्कार दिवस के रूप में एक दिन को वहां के प्राचार्य से, वहां के स्कूल के शिक्षकों से उनको सहमत करके एक दिन को संस्कार दिवस के रूप में घोषित करवाना। उनको इस बात के लिए सहमत कराना कि 30 दिन होते हैं पूरे महीने में, उनमें से एक दिन डेट ले लें, ऐसा डेट ले लें, कैलेंडर देख लें जिस दिन छुट्टी ना पड़ती हो, महीने में एक दिन। और कोई 2 दिन के लिए तैयार होता है तो 15 दिन, मतलब 2 सप्ताह के पहले वाला बीच में जो पड़े, और दूसरे वाला तीसरे और चौथे सप्ताह के बीच में पड़े। और अगर महीने में एक दिन तैयार देते हैं समय, यदि तैयार होते हैं उसके लिए, तो एक दिन को हम जन्म दिवस संस्कार मनाने के लिए, पर्टिकुलर जन्म दिवस संस्कार मनाने के लिए सुनिश्चित करें, और अपने स्वयं के ही साधन सामग्री को लेकर के जाएं और जन्मदिन मनाएं। ये भी हो सकता है, क्योंकि अभी शनिवार का दिन बैकलेस डे में मनाया जाता है, नैतिक शिक्षा के रूप में दे ही दिया गया है, जिस दिन पढ़ाई लिखाई नहीं होती है। एक महीने में 4 सप्ताह, मतलब 4 शनिवार होते हैं, उसमें से किसी एक शनिवार को लेकर के आप 1 घंटे का समय निर्धारित कर लीजिए।
1 घंटे का समय, पौन घंटे का समय, पौन घंटे में बहुत अच्छे से हो जाएगा। बच्चे ज्यादा तो सुनना भी नहीं चाहेंगे। तो लगभग 15 से 20 मिनट का जो समय है वो बच्चों को बहुत अच्छे से बोध कराने का काम हो जाए। जीवन क्या है, जन्मदिन क्या मतलब है इसका, कब जीवन सार्थक होता है। ध्रुव प्रहलाद जैसे जो पहले के बच्चे थे जिन्होंने बालपन में कितने अच्छे अच्छे अपने जीवन को धन्य बनाया, या जो महाराणा प्रताप स्टाइल में जो इन्होंने जीवन जिया है, क्रांतिकारी वीर थे जिनको हम उनके आदर्श के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, ऐसे आइडियल पर्सन को लेकर के उनका उदाहरण दे करके हम ऐसी सामग्री थोड़ी सी तैयार कर लें। शिक्षक लोग तो सब पारंगत हैं इसमें, और 15-20 मिनट का समय उनको बहुत रोचक तरीके से उनको बताएं। व्यक्तित्व क्या है, जीवन क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, कब कैसा जीवन जीते हैं, क्या लक्ष्य होता है जीवन का, तो जीवन सार्थक होता है नहीं होता, जैसा भी होता है। अपोजिट विपरीत उदाहरण दे करके भी उनको समझाएं, पर सकारात्मक उदाहरण ज्यादा से ज्यादा दें। और इस प्रकार से उनको ऐसा मानस बने जिससे कि उनको लगे कि हाँ, जन्मदिन ये है, मेरा जन्मदिन पहली बार मना रहा हूँ। और आज जो जन्मदिन मनाया जाता है उसमें क्या दिक्कतें हैं वो भी मनाएं, लेकिन अपनी भाषा को सौम्य रखें और क्रिटिसाइज आलोचना करने वाली भाषा ज्यादा न रखें। अरे ऐसा होता है, वैसा होता है, वैसा होता है, क्या मतलब है इसका, नहीं ऐसा नहीं। मतलब उसमें थोड़ा सॉफ्ट हो जाने की जरूरत है कि भाई आप लोग ये करते हैं, ये करते करिए, लेकिन उसके साथ ये भी तो देखिए कि आपको फायदा क्या हुआ। फायदा भी तो होना चाहिए, जन्मदिन है आपका तो केवल पैसा गया, केवल हमने केवल पार्टीबाजी की, हाँ हो हुल्लड़ कर लिया, डांस इत्यादि कर लिया, केवल मनोरंजन किया, तो फिर हमने क्या किया, इतना महत्वपूर्ण जन्मदिन है हमारा। इस तरह से आप सकारात्मक बातों को ज्यादा रख करके उन्हें बोध कराएं। और जब 20-25 मिनट निकल जाएंगे, 20 मिनट लगभग निकलेंगे, मतलब बोध कराने के लिए आप 20-25 मिनट का, 20 मिनट का समय तो कम से कम लें। और उसके बाद बहुत संक्षिप्त में कर्म कांड को कराएंगे। सामूहिक उनके ऊपर पवित्रीकरण कर दिया गया। सारे बच्चों में जिनका जन्मदिन है उनको तिलक लगाया, हाथ में उनके रक्षा सूत्र बांधा, और उनको संकल्प जरूर कराना है, कोई अच्छा संकल्प करा करके जिससे उनकी आदत सुधरे, और जो बुरी आदत उनकी पड़ी हुई होगी उन बुरी आदतों को छुड़ाया जा सके, ऐसे संकल्प उनको जरूर कराएंगे। सबके हाथ में अक्षत पुष्प देंगे। सरस्वती माता, भारत माता के चित्र पर अंत में उनको मंत्र पुष्पांजलि कराएंगे। 5 दीपक जला करके 5 बार 12 बार जितना गायत्री मंत्र हो सकता है उतना गायत्री मंत्र बोलेंगे, यदि ये अलाउ है तो। उसी स्कूल में बोलते हैं ना, जैसे जैसे पानी मारते तैसे तैसे झिपारी बांधते। तो जैसे जैसे जैसी परिस्थितियां हैं, आप जहां जा रहे हैं जिस स्कूल में, वहां के लोगों की कैसी मगज है, कैसी समझ है, किस वो जाति वर्ग धर्म संप्रदाय भी बातें आएंगी यहाँ पर। तो हमारा उद्देश्य जो है वो बच्चों का व्यक्तित्व निर्माण करना है, किसी न किसी तरीके से उनका जन्मदिन संस्कार हो संपन्न, इसलिए ये करें। तो कर्मकांड बिल्कुल संक्षिप्त होगा, और हाँ उसमें दीपक जरूर जलाए जाए, ताकि उन बच्चों को कहें कि बेटा आप लोग अगर चाहते हैं तो आपके घर में भी आ सकते हैं, इस प्रकार से कहें। तो जन्मदिन जो है वो आधे घंटे में, 40 मिनट में, 40 मिनट 45 मिनट में, पौन घंटा में आराम से ये संपन्न हो जाना चाहिए। यदि कोई आधा ही घंटा देने को तैयार होता है तो हमको 15 मिनट और 15 मिनट का वो पैकेज बनाना पड़ेगा, और इस तरह से जन्मदिन संस्कार जरूर हो जाना चाहिए। जैसे अभी उदाहरण के लिए जनवरी का महीना निकल रहा है, आप तुरंत इम्प्लीमेंट अगर इसको करते हैं, तुरंत तुरंत जो भाई बहन जहां पढ़ा रहे हैं, जहां आपको अवसर है, अभी कितने शनिवार, एक शनिवार भी आएगा, कल कल शनिवार आने वाला है, उसके बाद में शनिवार जनवरी के महीने में नहीं आएगा। तो जनवरी के महीने में जो शनिवार आ रहा है या उसके बाद में कोई दिन आ रहे हैं, क्या उसमें हम जन्मदिन मना सकते हैं? अच्छा, इसमें एक बात और, एक महीने में पूरे स्कूल भर के बच्चों का जन्मदिन जिस दिन होगा, उन सारे बच्चों को एक जगह बिठाया जाए तो मजा आ जाए। जब प्रेयर होता है तो सारे लोग एक जगह रहते हैं ना, असेंबली होती है, असेंबली के लिए सबको एक जगह एक गैदरिंग होती है। तो वैसी कोई गैदरिंग हो, और एक साइड हम जन्मदिन वाले 50-100 जो भी बच्चे होंगे, 25-50-100 एक महीने में, उनको एक तरफ बिठाएं, और बाकी पूरे बच्चे जो है दूसरी तरफ बैठे। बाकी बच्चे इनको देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, और जिनका जन्मदिन होगा उनका तो जन्मदिन ही होगा। अगर स्कूल का प्रबंधन तैयार नहीं है और केवल जन्मदिन वाले बच्चों के लिए तैयार हो जाता है, तो आप कहीं किसी क्लास में उनको ले लीजिए और केवल उनका बनाइए। कुछ ना कुछ तरीका इसका निकाला जा सकता है, और ये बहुत आसान मुझे लगा
शनिवार भी कर सकते हैं, दूसरे दिन भी कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। जन्मदिन संस्कार प्लस इसके साथ में विद्यारंभ संस्कार, जहां नहीं हुआ है विद्यारंभ, वास्तविकता तो ये है कि जब विद्यारंभ संस्कार होता है तो 2.5-3 साल के बच्चे का हो जाता है ना। तो 2.5-3 साल का बच्चा तो समझने लायक नहीं रहता ना, हुआ भी है तो। हमारे आपके भी हुए होंगे, तो हम क्या समझे उस 2.5-3 साल की और 4-5 साल की उम्र में, वो तो सब भूल गए। तो हमें शिक्षा और विद्या के बीच में क्या अंतर है, और इस जीवन के लिए शिक्षा के साथ साथ विद्या की क्या जरूरत है, और शिक्षा किसे कहते हैं और विद्या किसे कहते हैं, और शिक्षा और विद्या जब दोनों साथ साथ चलता है तो उसके क्या प्रतिफल होते हैं, उदाहरण के साथ छोटी मोटी कहानी महापुरुषों की दे करके, और जो केवल और केवल पढ़ाई करते हैं, शिक्षा केवल लेते हैं और विद्या से वंचित रह जाते हैं किसी भी कारण से, उनका दुष्परिणाम क्या होता है। चाहे लाखों की कमाई करते हैं, वो लाखों रुपए उनके माता पिता ने उनके ऊपर कुर्बान किया और उनका पर्सनैलिटी कहने वाली तथाकथित पर्सनैलिटी बनाई, वो लाखों के पैकेज में काम करते हैं, लेकिन आज उनके जीवन की कितनी ऊंचाई है, इस तरह से उनको वो किया जा सकता है। तो विद्यारंभ संस्कार भी जरूर कराया जाए। ये बहाना है एक, किस चीज का, मात्र इस चीज का कि हम समझने लायक बच्चों के बीच में जा करके उनको शिक्षा और विद्या इन दोनों के बीच में अंतर बता सकें, और उनको विद्या पाने के लिए अर्थात संस्कार जन्य शिक्षा पाने के लिए प्रेरित कर सकें। आप स्कूल में नैतिक शिक्षा की क्लास लेने जाते हैं, हो सकता है कोई बच्चा उसमें इंटरेस्ट ना लेता हो, तो जब वो शिक्षा और विद्या का अंतर समझेगा तो उसको इंटरेस्ट आएगा। हम तमाम प्रकार की जो व्याख्यान करने के लिए जाएंगे, उसमें इंटरेस्ट वो कब लेगा, जब वो समझेगा तब लेगा, और हमारी बातों में जब रोचकता रहेगी तब लेगा। तो हम जो हमसे हो सकता है वो हम करें। तो ये व्याख्यान और संस्कार, ये दोनों संस्कार, विद्यारंभ संस्कार 1 और जन्म दिवस संस्कार 2, ये दोनों कॉलेज स्तर तक भी किए जाते हैं, किए जा सकते हैं, तो स्कूल में तो किए जा सकते हैं। अब बात ये आती है कि भाई ये बोलना तो आसान है, किया जा सकता है, किया जा सकता है निश्चित रूप से, लेकिन बात ये है कि भाई हमारी बहनों ने तो भाई बड़ा प्रचंड संकल्प किया, और वो सब निकल जाए तो मैं कहती हूँ वो जितना संकल्प किया सब 2 गुना काम करेंगी, 2 गुना। लेकिन रणनीति बननी चाहिए, हम लोग रणनीति बनाने के लिए विचार विमर्श करने के लिए बैठे हैं। अब एक तरीका तो ये है कि भाई जिले की जिला शिक्षा अधिकारी के पास हम जाएं, शिक्षा अधिकारी कुछ लिख करके एक पेपर दे दें, बना करके आदेश निकाल दें, और आदेश निकाल करके कॉपी हम अपने पास रख लें और वहां पर जा करके बोलें। तो ये है, पिछला अनुभव ऐसा रहा है कि आप सब लोग भी जानते हैं इस बात को कि बहुत कम ऐसे अधिकारी होते हैं जो लिखित में देते हैं, बल्कि लिखित में देने से कतराते हैं, ये देखा गया है। काम आप करा लीजिए, आप जाएंगे तो आपका स्वागत सत्कार कर लेंगे, आपको अलाउ भी कर देंगे काम करने के लिए, लेकिन लिखित में देने से कतराएंगे। उनका कहना यही रहता है, आपको तो हम दे देंगे, उसके बाद में फिर कोई ओम शांति वाला आएगा, तो कोई आशाराम बापू वाला आएगा, तो कोई रविशंकर वाला आएगा, तो कोई और आ जाएगा, तो कोई किसको किसको क्या क्या करेंगे, उनकी परेशानी ये रहती है। अब ये सत्य भी है, ये होता भी है, लेकिन हमारे पास जो योजना है उस योजना को यदि हम उनको बताएंगे आत्मीयता पूर्वक तरीके से, या सबसे बढ़िया तरीका जो अप्रोच हमारा है, जो बहन भाई स्कूल में टीचर हैं, या उनके परिचित में पहचान में जो स्कूल है, खासकर जैसे भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा, ये भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा लेकर के जहां जहां जाते हैं, वो स्कूल तो निश्चित रूप से गायत्री परिवार की बातों को स्वीकार करता है, योजनाओं को स्वीकार करता है, तो स्कूल तो बिल्कुल रजिस्टर्ड है, मान करके चलिए, वो तो अपना है, मेरा ऐसा सोचना। प्लस इसके साथ में यदि हमारा कोई परिचित प्राचार्य या हमारे परिचित कोई शिक्षक वहां पर हैं जो हमारी बातों को स्वीकार करते हैं, तो वहां भी हमारी दाल गल जाएगी। लेकिन जहां नहीं है वहां क्या करेंगे। अच्छा, एक समस्या और आती है, जो परिचित होते हैं उन परिचित की बातों को लोग सुनते हैं, आप कितने ही बड़े अधिकारी रहिए और आपके पास में वाक जाल है, और हम सोचते हैं कि हमारी बातों का असर पड़ेगा, वास्तव में पढ़े लिखे लोगों के ऊपर ना बातों का असर पड़ता ही नहीं है, उनकी अपनी मान्यता होती है, अधिकांश लोग इसी प्रकार के होते हैं, वो कुछ भी कर डालिए, वो जो सोचते हैं उसको ही उचित समझते हैं। तो एक तरीका ये भी समझ में आता है भैया, दीदी लोगों से भी कहना है, भैया लोगों से भी कहना है, कि जिनका जहां पर अप्रोच है, चाहे आप, मैं यहाँ भिलाई से बोल रही हूँ अभी, और आप रहते हैं चाहे आप रायगढ़ से,
और चाहे आप रहते हैं रायपुर से या आप राजनांदगांव में रहते हैं, लेकिन भिलाई के स्कूल में भी आपका अप्रोच होगा, परिचय होगा, ऐसा होता है परिचय। तो जिनके जहां भी परिचय है, वो अपने परिचय को भुनाते हुए उनको सहमत कर सकते हैं। मुझे लगता है कि सभी जगह के शिक्षकों की एक लिस्ट होनी चाहिए। जैसे हम लोग विवाह लायक जो बच्चे होते हैं ना, लड़के लड़कियां, उन या फोन की डायरेक्टरी बनाते हैं, उसी प्रकार से टीचर्स की एक डायरेक्टरी बननी चाहिए, उनके फोन नंबर और टीचर की अलग से लिखित रूप में। ये ग्रुप भर बनने से तो बात नहीं बनेगी, समझ में नहीं आता। और प्लस वो कौन सी स्कूल में पदस्थ हैं, और अपने स्कूल के अलावा वो किन किन स्कूलों में अपनी बात को मनवा सकते हैं। जाना आपको नहीं है, आपके पास समय तो अच्छी बात है, जाना आपको नहीं है, लेकिन आपके उन स्कूलों को, उस क्षेत्र के दूसरे जो कार्यकर्ता भाई बहन हैं हमारे, जिस काम को करने के लिए राजी हैं, वो उसमें संलग्न हो जाएंगे और उस काम को हाथ में ले लेंगे। तो हमारे बहुत सारे स्कूल कवर हो सकते हैं इस तरीके से, वहां पर ये योजना को लागू किया जा सकता है। मतलब अप्रोच की बात है, सब जगह अप्रोच नहीं है सबकी, कोई किसी की नहीं सुनेगा। खासकर हमारी बहनें जो हाउसवाइफ के रूप में काम करती हैं, और गायत्री परियां बहुत आगे बढ़ चढ़ करके काम करती हैं, लेकिन वहां उनकी पहचान नहीं है। तो वहां पर चूंकि पहचान नहीं है, और उनकी योग्यता क्षमता तो बहुत अच्छी है, लेकिन पहचान परिचय नहीं होने के कारण वंचित रह जाते हैं। वो स्कूल भी वंचित रह जाएगा, और बहन को काम भी नहीं मिलेगा, भाई को काम भी नहीं मिलेगा। तो हमारे भाइयों बहनों का ये रोल हो सकता है, भूमिका हो सकती है कि वे उन स्कूलों को तैयार करें जहां पर नहीं किया जा सकता। स्कूल की भी लिस्ट बन जाए, कितनी स्कूल हैं कहाँ कहाँ पर, हम लोगों की भी लिस्ट बन जाए कि हम लोग कहाँ कहाँ पर करवा सकते हैं, समय दे सकते हैं, कहाँ दे रहे हैं। ये एक लिस्ट बन जाए तो बहुत अच्छा होगा। ये मेरा सोचना था। फिर उसके साथ में बाल संस्कारशाला, स्कूलों के बच्चों को लेकर के बाल संस्कारशाला, किशोर संस्कारशाला के रूप में यदि हम डेवलप करते हैं, तो हमें बहुत चीजें हाथ आएंगी। बच्चे बदलने नहीं चाहिए। पूरे स्कूल में ऐसे कुछ बच्चे होंगे जो निश्चित रूप से हमारे अपने हो जाते हैं, उसी प्रकार से किशोर भी अपने हो जाते हैं। उनको बराबर बांध करके रखें, क्योंकि हमें उनको निरंतर निरंतर पोषण देते हुए, जब तक वो ऊपर स्तर उनका उठ नहीं जाता, तब तक उनको पोषण देते देते विकसित करना है। अगर ये इस तरीके से हम लोगों ने काम नहीं किया, तो फिर हम लोग बार बार काम भी करेंगे, समय बीतने के बाद में खाली हाथ भी रह जाएंगे, और रह ही जाते हैं। और इसका ज्वलंत उदाहरण ये देखिए, कब से बाल संस्कारशाला चल रही है हमारे छत्तीसगढ़ में। मेरी जानकारी में जो हमने प्रयास किया, 2003-4 से बाल संस्कारशाला चल रही है। अनौपचारिक रूप से पहले चल रही थी, लेकिन अच्छे तरीके से, औपचारिक तरीके से देखा जाए, मार्गदर्शिका के माध्यम से, सिलेबस के माध्यम से, जो शांति कुंज की किताब उस समय केवल हुआ करती थी, 2004 से बाल संस्कारशाला चल रही है। जितनी बाल संस्कारशाला पहले चलती थी, उतनी बाल संस्कारशाला भी नहीं चल रही अब। और बाल संस्कारशाला जहाँ निरंतर प्रतिवर्ष चल रही है, तो वो बच्चे जाते कहाँ हैं जो बाल संस्कारशाला पढ़ते हैं? कहाँ जाते हैं वो? आप सोचिए कहाँ जाते हैं। वो किशोर संस्कारशाला में प्रवेश लेने लायक क्यों नहीं रहते? भाई हमारा जो सिलेबस है 2 साल का है। यदि बाल संस्कारशाला में सिलेबस के अनुसार पढ़ाएंगे, तो भी 2 वर्षों तक यदि नियमित रूप से बच्चा पढ़ लिया, उसके पश्चात तो वो किशोर संस्कारशाला में जाने के योग्य हो जाता है, क्योंकि उसको नया सिलेबस चाहिए, पुराना सिलेबस तो पुराना हो गया, अब उसको वहां पर रस नहीं आता। तो इसी कंप्लेंट के आधार पर तो किशोर संस्कारशाला की मार्गदर्शिका बनाई गई ना। लेकिन किशोर संस्कारशाला है कितनी? तो बच्चे कहाँ जाते हैं? हम बच्चों को छोड़ देते हैं, शायद बच्चा फिर वहीं चला जाता है। तो यदि हम बच्चों को ना छोड़ें और उनको नया सिलेबस दें, रोचक तरीके से कुछ आगे बढ़ाएं, तो बच्चा किशोर संस्कारशाला में आएगा निश्चित रूप से, 2 साल कम से कम वहां ठहरेगा। इस तरह से जो बच्चा नियमित रूप से 4 साल आपसे आपसे विद्यादान पाया है, आपने उनको तराशा है, तो बहुत योग्य बन जाता है, और वो युवा के रूप में तो बहुत तराशा हुआ निकलता है। तो जब इस प्रकार से हमारी योजना रहेगी, तो निश्चित रूप से एक समय बीतने के बाद, ज्यादा से ज्यादा 5 साल बीतने के बाद भी
ही उसके व्यक्तित्व की गहराई बहुत अधिक होगी और वो हमारे अभियानों में कार्यकर्ता के रूप में, सहयोगी के रूप में, कार्यकर्ता तो नहीं कहूंगी इतने छोटे लोग को, सहयोगी के रूप में आपके साथ में जुड़ करके काम करने योग्य बन जाएगा। और ढेर सारे ऐसे बच्चे आज की स्थिति में हैं जो बाल संस्कारशाला पढ़ाते हैं, किशोर हैं, युवा हैं, लेकिन हमने किशोर संस्कारशाला नहीं चलाया तरीके से। तो मेरा कहना यही है, सोचना यही है मेरा, कि बाल संस्कारशाला के बाद में किशोर संस्कारशाला के रूप में भी उसको कंटिन्यू किया जाए और इन दोनों के रूप में हम स्कूल में इसको प्रोजेक्ट करें अगर, तो स्कूल में ही ये बात बन जाती है। अगर हम संडे के दिन जो करते हैं ऑफलाइन, वो तो बहुत स्तुत्य है, जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन स्कूल में भी इसको प्रोजेक्ट किया जाए, स्कूल के बच्चों को इसमें लिया जाए। अब एक बात इसके साथ और आती है, आप चाहे नोट करते चले इसको, इतनी बड़ी संख्या में नैतिक शिक्षा की क्लास लेने के लिए हम लोग जा रहे हैं, एक दिवसीय शिविर भी लग रहा है, कन्याओं के बीच में भी शिक्षण चल रहा है, और अभी जो बचा हुआ समय है जनवरी और फरवरी का, जितने दिन हो सकते हैं ये भी कंटिन्यू जारी रहेगा। तो ये जो हो रहा है उसमें हम बच्चों को छांटे, किशोरों को, किशोरियों को और युवा युवतियों को हम छटाई करें, हम चयन करें और चयन करके उनका एक दिवसीय शिविर अलग लगाएं, उनका स्तर अलग है। और जो बिल्कुल ब्रांड न्यू रहते हैं बच्चे, युवा, जिनको हम स्कूल से उठाते हैं या कोई मोहल्ले से या कहीं गांव में जाकर के प्रचार करते हैं, उनको ग्रुप में बिठा करके पहले कन्विंस करते हैं कि बेटा ये बहुत अच्छा है तुम्हारे जीवन के लिए, ऐसा वैसा जो कुछ भी करते हैं। तो ये जो बिल्कुल ब्रांड न्यू रहते हैं उनका स्तर अलग रहता है, रहेगा। और जिन बच्चों को आप लोगों ने तराशने की शुरुआत पहले से कर ली है और ये जो 2-3 महीने पहले बीत चुके हैं तब से लेकर के भी, जो तो 4 महीने तक जिनके बीच में इस प्रकार के शिक्षण दिए जा चुके हैं उनका स्तर अलग हो गया है। तो सबको एक डंडे से ना हाँकने के बजाय हम क्या करें, इनका चयन कर लें और चयन करके उनकी सूची बना करके आप एक ग्रुप बना दीजिए अलग से। हम उनको ऑनलाइन भी जोड़ेंगे और उनका अलग से ऑफलाइन शिविर, जो ग्रीष्मकालीन शिविर होता है, उस प्रकार से शिविर में भी उनको बुलाएंगे। केवल उनको प्रांत स्तर पर बुला लेंगे, चाहे उपजोन स्तर पर बुला लेंगे, उपजोन स्तर पर उनकी व्यवस्था बनाई जा सकती है, बहुत शानदार व्यवस्था। कुछ चुनिंदा बच्चे रहेंगे, चयन किए हुए बच्चे, लड़कियां भी रहेंगी, उनकी कन्या शिविर अलग से उनको देंगे। ये काम किया जा सकता है। इससे क्या होगा, हमारे तराशे गए बच्चे भीड़ में खोएंगे नहीं। अभी क्या हो रहा है, भीड़ में खो जा रहे हैं हमारे बहन भाई, आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, समय भी लगा रहे हैं, श्रम भी कर रहे हैं, कोई कमी नहीं है लेकिन वो भीड़ में कहीं खो जा रहे हैं, कहाँ से कहाँ चले जा रहे हैं। तो ये ना हो और वो हमारी आंखों के सामने रहे, संपर्क में रहे, हम उनकी समीक्षा भी करते चले, अपनी भी समीक्षा करते चले। इसके लिए जरूरी है, यदि हम इस प्रकार की रणनीति बना लें और इसके अनुसार काम करें, तो मुझे लगता है कि पहले की तुलना में, अभी तक जो हुआ था उसकी तुलना में हम बहुत आगे बढ़ेंगे और तेजी से ये काम होगा। सबसे बड़ा फायदा इसका ये होगा कि उन बच्चों में परिपक्वता ज्यादा आएगी, उन युवाओं में, और कार्यकर्ता के रूप में वो ढल पाएंगे। कार्यकर्ता कहने का मतलब ये नहीं कि केवल गायत्री परिवार का कार्य करने के लिए कार्यकर्ता, समाज निर्माण का काम करने के लिए, हमारे काम में हाथ बटाने के लिए, उसी स्कूल को संभालने के लिए, अभी नैतिक शिक्षा की क्लास लेने के लिए आप जाते हैं। लेकिन अगर ऐसे युवा आपके हैंड्स बन गए तो फिर वो आपके सहयोगी बनेंगे। आप जिस दिन नहीं जाएंगे वो काम करेंगे। आपके स्कूल के जो दूसरे कलीग्स हैं, सहयोगी हैं, स्टाफ के लोग हैं, उनको रुचि नहीं है उसमें, वो आपका सहयोग नहीं कर सकते। जिनको रुचि रहती है वो सहयोग करता है। तो ये जो युवा है, युवा वर्ग के जो बच्चे होंगे या बड़े बच्चे होंगे, वो आपके साथ में सहयोग करने का काम कर सकते हैं। तो ये सारी योजनाएं हैं और इन योजनाओं को हम करने के लिए भाई और बहन एक साथ इकट्ठा हो जाएं और हम लोग एक दूसरे को सहयोग करें तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ये मैं समझती हूँ। रायपुर में इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम के होने के बाद 108 कुंडी, 151 कुंडी, 151 कुंडी, कितने सारे यज्ञ हो रहे हैं, हो गए 24 कुंडी यज्ञ, 9 कुंडी यज्ञ, मौसम चल रहा है और ये अनवरत चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो इन यज्ञों से क्या होता है, इन यज्ञों से बड़ी मात्रा में ऊर्जा का विस्फोट होता है जब एक साथ करते हैं। तो
बड़े बड़े यज्ञों में, बड़े आयोजनों में यही होता है। तो जो इतनी बड़ी मात्रा में ऊर्जा का विस्फोट हो रहा है जगह जगह पूरे प्रांत भर में, तो अब उस ऊर्जा को लेकर के घरों में जा करके, विद्यालय में जा करके, सबके हृदय में जा करके उसको स्थापित करने का काम करना जरूरी है। अगर हम ये नहीं कर पाएंगे तो ऊर्जा आई और ऊर्जा बिखर गई। जैसे अनुष्ठान करते हैं हम लोग, जब तब करते हैं, और कर लेने के बाद में क्या करते हैं, तो लोक कल्याण के काम में उसको नियोजित नहीं करते। भाई बहुत सारा अनुष्ठान कर लिया, बहुत बढ़िया, अच्छा, 24 कन्याओं को क्या, 108 कन्याओं को खाना भी खिलाया और बहुत सारा खर्च भी किया, और अपने अनुष्ठान की पूर्णाहुति में हमने बहुत सारा बड़ा आयोजन किया, उत्सव भी मनाया। लेकिन उसके बाद जिस उद्देश्य के लिए अनुष्ठान किए जाते हैं उसका क्या हुआ, उसका नियोजन किया कि नहीं किया। तो ये जो हमारे बड़े आयोजन अभी हुए हैं, जितने भी, चाहे वो रायपुर का सशक्तिकरण कार्यक्रम हो बहनों का, और चाहे इतने सारे जो यज्ञों की जो श्रृंखला चल रही वो हो, तो उसके पीछे अंततः कारण तो यही है। तो इन ऊर्जा का नियोजन करने के लिए ये हमारी कार्य योजनाएं जो हैं पहले से बनी हुई है, बनती जा रही है, उसको हम बहुत गहराई से सोचें। मुझे लगता है इसके ऊपर बहुत गहराई से विचार करने की आवश्यकता है, खासकर उनको जो गायत्री परिवार के हमारे कार्यकर्ता बंधु हैं, बहनें हैं, उनको। और ये हो तो मैं समझती हूँ कि बहुत सुंदर परिणाम इसके आएंगे। और इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतना समय दिया। और आगे के लिए कुलदीप भैया जी।